हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 2 द ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ है इसका ऑरिजिन क्या था और ये इवॉल्व कैसे हुआ, अर्थ एग्जिस्टेंस में कैसे आई। ठीक है, तो इन सब का जो कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी थी अपनी, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ, तो इस बेस पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है थ्योरीज को। जो पहली थ्योरी है, जो पहला डिवीजन है, उसे हमने अर्ली थ्योरीज बोला है। अर्ली थ्योरीज क्या थी, और दूसरी मॉडर्न थ्योरीज जो बाद में आई थी। पहले जो थ्योरीज साइंटिस्ट ने दी थी वो अर्ली थ्योरीज में है, जो बाद में है वो मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज में अर्थ के बारे में, जो अर्थ है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई कि ये कैसे बनी थी। ठीक है, लेकिन जब मॉडर्न थ्योरीज जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो साइंटिस्ट ने अर्थ की फॉर्मेशन से पहले यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई, इस पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि पहले हम यूनिवर्स का पता लगाएंगे कि यूनिवर्स ही कैसे बना, अर्थ तो बाद में बना ना। तो मॉडर्न टाइम्स में फिर ये यूनिवर्स की बात आई कि अब पहले हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, तब जाके हम बता सकते हैं कि अर्थ कैसे बना। ये थी मॉडर्न थ्योरीज। तो इस क्लास में हम अभी अर्ली थ्योरीज का ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न थ्योरीज का पढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं अर्ली थ्योरीज पर। अर्ली थ्योरीज, अर्ली थ्योरीज में भी काफ़ी साइंटिस्ट आए थे, काफ़ी हाइपोथेसिस जो है वो रखी गई थी। डिफरेंट फिलोसोफर्स आए थे, साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने बताया कि अर्थ ऐसे बना वैसे बना। ठीक है, तो जो सबसे पॉपुलर जो रहा है आर्ग्यूमेंट, सबसे जो पॉपुलर था वो था इम्यूनल कैंट का। इम्यूनल इमैनुअल कैंट, इन्होंने सबसे पहले नहीं दिया, लेकिन सबसे जो उन्होंने थ्योरी दी थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। इन्होंने एक थ्योरी दी थी नेबुलर, इन्होंने दी थी नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी। इन्होंने क्या दिया था, नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी दी थी। अभी मैं बताऊंगी कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इम्यूनल कैंट के बाद जो नेक्स्ट आए थे वो थे लैप्लेस। लैप्लेस एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज्ड किया, यानी कि इस नेबुलर हाइपोथेसिस को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके इन्होंने लैप्लेस ने बताया। और ये रिवीजन हुआ था 1796 में। तो जो हाइपोथेसिस है, कंसीडर दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड। अब ये नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या, नेबुलर हाइपोथेसिस था कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स जिसमें प्लैनेट्स मरकरी, विनस, अर्थ, जिसमें अर्थ भी आता है, अर्थ की अर्ली थ्योरीज पढ़ रहे हैं हम। जो प्लैनेट्स हैं ये कैसे बने हैं, ये क्लाउड से मिलकर बने हुए हैं। बहुत सारे जो क्लाउड्स हैं आपस में कंडेंस हुए, ये क्लाउड्स हैं, ये आपस में कंडेंस होके प्लैनेट्स में बने। ठीक है, और ये जो क्लाउड्स थे ये किससे एसोसिएटेड थे, ये एक यूथफुल सन से एसोसिएटेड थे। यूथफुल सन यानी कि अभी अभी सन का फॉर्मेशन हुआ है और इसी सन की से एसोसिएटेड हैं ये क्लाउड्स, जो कि स्लोली रोटेटिंग बॉडी है।
ये जो सन है ये स्लोली रोटेटिंग बॉडी है इस टाइम पे, क्योंकि अभी ये यूथफुल स्टेज में है। लेटर इन 1900, अब 1900 में क्या हुआ? 1900 में दो लोग आए थे, चैम्बरलेन एंड मोल्टन। इन्होंने दूसरी थ्योरी दी थी अर्थ के ओरिजिन की, दूसरी थ्योरी इन्होंने दी थी चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने। इन्होंने क्या कहा कि एक वॉन्डरिंग स्टार था सन के पास। मान लीजिए ये क्या है, ये सन है, ठीक है। ये सन के पास एक कोई वॉन्डरिंग स्टार आ जाता है जो घूम रहा है इधर उधर, ठीक है। और जैसे ही ये अप्रोच करता है सन के पास आ जाता है, अब ये धीरे धीरे सन के पास आ जाता है, तो सन की वजह से इनके बीच में एक लगती है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक शिगार शेप्ड एक्सटेंशन निकल आता है सन का। ये नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ये सन था, सन से एक शिगार शेप्ड एक्सटेंशन निकल आया इस वॉन्डरिंग स्टार की वजह से, क्योंकि ये ग्रेविटी फोर्स लगा रही है इसकी तरफ। और फिर ये जैसे ही शिगार शेप्ड डेवलप हुआ, ये स्टार आगे की तरफ पास हो जाता है। क्या हो जाता है? आगे की तरफ पास हो जाता है और चला जाता है वहाँ से। लेकिन जो ये शिगार शेप्ड एक्सटेंशन जो था, अब ये रोटेटिंग बॉडी थी सन, ये रोटेट होता है और फिर एक टाइम बाद ये शिगार शेप्ड वाला जो एक्सटेंशन था वो इससे अलग हो जाता है, सोलर सरफेस से ये अलग हो जाता है, ये शिगार शेप्ड। और फिर ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व भी करता है सन के अराउंड। एंड इट स्लोली कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट्स, और ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था सर जेम्स जीन्स और दूसरे थे सर हेरोल्ड जेफरी। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने इस वाली थ्योरी को सपोर्ट किया कि सन था, एक सन था, एक वॉन्डरिंग स्टार इसके पास आया, एक्सटेंशन हुआ, रिवॉल्वमेंट हुई और उसके बाद ये कंडेंस हो गया सीधा प्लैनेट्स में। तो थ्योरी तो ये चैम्बरलेन एंड मोल्टन की थी, लेकिन इन दोनों ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, ठीक है। तो इसको हमने अब ये बाद में जब ये वॉन्डरिंग स्टार जो था, ये जो वॉन्डरिंग स्टार था जो ये सन के पास आया हुआ था, उसको हमने बोल दिया कि ये इसका कंपेनियन था, कंपेनियन, जो कि बाद में इसे बाइनरी थ्योरीज भी बोला गया। बाइनरी थ्योरीज, बाइनरी का मतलब दो, और यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक तो वॉन्डरिंग स्टार और एक सन, ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं? बाइनरी थ्योरीज। इसमें बोला था ये जो वॉन्डरिंग स्टार है इसको कंपेनियन बोला सन का, जो कि इसके साथ ही कोएग्जिस्ट करता था। लेटर, अब इसके बाद क्या हुआ, इसको हम रेज कर देते हैं। इसको हम रेस कर देते हैं। उसके बाद 1950 में क्या हुआ? 1950 में दो साइंटिस्ट आए, एक तो थे ऑटो शिमिट
जो कि रशिया के थे, और दूसरे जो थे वो थे कार्ल विजास्कर, जो कि जर्मनी के थे। इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को, इन लोगों ने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। जो नेबुलर हाइपोथेसिस सबसे पहले किसने दिया था? इम्यूनल कैंट ने, लिपलेस ने उसे रिवाइज किया था। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने 1950 में फिर से रिवाइज किया। इन्होंने बोला कि ये जो सन था, सन बना देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सन है, ये सोलर नेबुला से सराउंडेड है। सोलर नेबुला यानी कि वो क्लाउड्स, वो जो क्लाउड्स थे जो कि सन से ही एसोसिएटेड थे, ये इससे घिरा हुआ था सन। और इसमें सबसे ज़्यादा जो था क्लाउड में जो मटेरियल था वो था हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन हीलियम तो गैसेस थी, इसके अलावा जो मटेरियल था वो था डस्ट। डस्ट में और इन गैसेस में, इनमें आपस में हुआ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी कि एक दूसरे से घिसाव हुआ, और कोलिजन एंड कोलिजन, कोलिजन यानी कि एक दूसरे से ही टकराने लग गए, घिसाव हुआ, टकराए ये सारे पार्टिकल्स डस्ट के और गैसेस के। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो आपको क्लाउड दिख रहा है, ये क्लाउड ये पूरा डिस्क शेप्ड का हो गया, डिस्क शेप का। डिस्क ऐसी होती है ना, ऐसी शेप का हुआ। और डिस्क शेप के बाद जो प्लैनेट्स थे वो बने थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। एक प्रोसेस होता है एक्रीशन, जिसमें जो ग्रोथ होती है वो ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन से होती है। धीरे धीरे कोई चीज़ जमा हो रही है, उसे जमा होने के बाद रिजल्टेंट जो मिलता है वो एक्रेशन होता है। तो ये एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं ये क्लाउड, ठीक है। तो ये जो डिस्क शेप का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, ये प्लैनेट में चेंज हो जाता है। तो ये थ्योरी थी ऑट्टो और कार्ल विजास्कर की। तो यहाँ पे अर्ली थ्योरीज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरीज के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।